नमस्कार साथियों, कई वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद और लगातार चर्चाओं के बाद यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड धरातल पर उतर गया है। उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने आजादी के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि एक समान जो नागरिक संहिता है उसे लागू किया है। केंद्र की सरकार लगातार इस पर बात कर रही है और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात कर रही है। पिछले कई वर्षों से देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है यह लगातार चर्चा और बहस का मुद्दा बना हुआ है। किसी को भी ये नहीं पता कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो उसमें कौन सी बातें आएंगी और कौन सी बातें नहीं आएंगी। नहीं पता होने के बावजूद कुछ लोग अफवाहों में बात कर रहे हैं कि इससे लोगों की अपनी धार्मिक आजादी छिन जाएगी या जनजातीय लोगों की स्वतंत्रता का हनन होगा, या जो पर्सनल लॉ में रिचुअल्स हैं लोगों के, वो रिचुअल्स जो है वो बाधित होंगे। सबको एक समान प्रक्रिया का पालन करने के लिए कहा जाएगा। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड जो उत्तराखंड में आया है, अगर इसको हम देखें तो समझ में आ सकता है कि क्या खाका होने वाला है केंद्र की सरकार का जब वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, जो हाल ही में फरवरी के महीने में लागू हुआ है। मैं टाइमलाइन से लेकर बात करूंगा कि कब से इस बारे में चर्चा चल रही थी और वर्तमान समय में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आया है उसमें कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं। लास्ट तक जुड़े रहना इस लेक्चर से और समझना इस इंपॉर्टेंट मुद्दे को। तो 1962 में जनसंघ ने हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू उत्तराधिकार विधेयक वापस लेने की बात कही थी। इसके बाद जनसंघ ने 1967 के उत्तराधिकार और दत्तक ग्रहण के लिए एक समान कानून की वकालत करी। 1971 में भी इस वादे को दोहराया। हालांकि 1977 और 1980 में इस मुद्दे पर कोई बात नहीं हुई। 1980 में भाजपा का जब गठन हुआ तो भाजपा के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी बने। पार्टी ने 1984 में पहली बार चुनाव लड़ा और उसमें भाजपा को केवल 2 सीटें मिली। 1989 में नवा लोकसभा चुनाव हुआ जिसमें भाजपा ने राम मंदिर, यूनिफॉर्म सिविल कोड और अपने चुनावी घोषणा पत्र में इन सब बातों को शामिल किया। पार्टी की सीटों की संख्या बढ़कर 85 हो गई। 1991 में देश में 10वां मध्यावधि चुनाव हुआ। इस बार भाजपा को और लाभ मिला, उसकी सीटें बढ़कर के 100 के पार हो गईं। इन लोकसभा चुनावों में भाजपा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड, राम मंदिर और धारा 370 के मुद्दों को जमकर उठाया था। ये सभी मुद्दे बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में लगातार शामिल रहे, मगर संख्या बल के कारण ये पूरे नहीं हो पाए थे। इसके बाद 1996 में भाजपा 13 दिन के लिए सरकार में आई। 1998 में पार्टी ने 13 महीने सरकार चलाई। 1999 में बीजेपी ने अपने सहयोगी के साथ बहुमत से सरकार बनाई और अटल बिहारी वाजपेयी तब भी प्रधानमंत्री बने। वर्ष 2014 में पहली बार भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज हुई और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आई। इस सरकार ने पूरे जोर शोर से अपने चुनावी वादों पर काम करना शुरू कर दिया। अब केंद्र की सरकार समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में यूसीसी को उत्तराखंड में लागू किया गया है और जैसा कि मैंने पहले बताया, यह देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड में 2022 में भाजपा ने यूसीसी के मुद्दे को सर्वोपरि रखते हुए वादा किया था कि सरकार बनते ही इस पर काम किया जाएगा। धामी सरकार ने यूसीसी के लिए कमेटी का गठन कर दिया जिसने 1.5 साल में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किया और अब विधानसभा के विशेष सत्र में फरवरी में इसे पास कर दिया गया और लागू भी कर दिया गया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान 12 फरवरी 2022 को उन्होंने जनता के सामने सत्ता में आने पर समान नागरिक संहिता लागू करने का संकल्प लिया था और आज लगभग 2 साल बाद 7 फरवरी के दिन यह संकल्प सिद्ध हो चुका है। जनता ने जिस मकसद से उन्हें चुना था वह समानता का अधिकार सबको मिल गया है। कहा उन्होंने कि इसे वोट बैंक से जोड़कर न देखें बल्कि इसे हमारी संकल्प शक्ति से जोड़कर देखें। आइए समझते हैं क्या कुछ महत्वपूर्ण है इस अधिनियम में या इस कानून में जिसका नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड। किस तरह की यूनिफॉर्मिटी की बात करता है, कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझते हैं। सबसे पहली बात, सभी धर्मों में विवाह के लिए समान उम्र का प्रावधान। तो विधेयक का जो पहला खंड है विवाह और विवाह विच्छेद पर केंद्रित है। इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि बहुविवाह और बाल विवाह अमान्य होंगे। विवाह के समय लड़की की न्यूनतम आयु 18 साल और लड़के की न्यूनतम आयु 21 साल होनी ही चाहिए, भले ही वो किसी भी धर्म से आते हों। साथ ही विवाह के पक्षकार निषेध रिश्तेदारी की डिग्रियों के भीतर न आते हों। इस डिग्री में सगे रिश्तेदारों से संबंध निषेध कर दिया गया है। यदि इन डिग्रियों के भीतर होते हुए दोनों पक्ष में से किसी एक ने रूढ़ी या प्रथा के माध्यम से विवाह को अनुमन्य कर लिया है तो ये विवाह मान्य नहीं होगा, जबकि ये विवाह अनैतिक माना जाएगा। संहिता में विवाह और विवाह विच्छेद का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। 26 मार्च 2010 के बाद हुए विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य हो चुका है। पंजीकरण न कराने की स्थिति में भी विवाह को मान्यता नहीं मिलेगी।
लेकिन पंजीकरण न कराने पर दंड दिया जा सकता है। यह दंड अधिकतम 3 माह तक के कारावास का हो सकता है और 25,000 रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान कर दिया गया है। फिर एक महत्वपूर्ण बात इस कानून में जो है वो ये कि विवाह विच्छेद के संबंध में याचिका लंबित रहने के दौरान भरण पोषण और बच्चों की कस्टडी के संबंध में भी कानून में प्रावधान किया गया है और कह दिया ये गया है कि संहिता में उल्लेखित धाराओं का उल्लंघन करने पर कानूनन उसको सजा दी जा सकेगी। 6 माह तक के कारावास और 50,000 रुपए तक के जुर्माने की व्यवस्था की गई है। कानून का जो दूसरा खंड है वो उत्तराधिकार के विषय को उठाती है। उत्तराधिकार के सामान्य नियम और उसके तरीकों को विधेयक में स्पष्ट किया गया है। इसमें संपत्ति में सभी धर्म की महिलाओं को समान अधिकार मिलेगा, यह बात स्पष्ट कर दी गई है। साथ ही सभी जीवित बच्चे, पुत्र और पुत्री को संपत्ति में बराबर अधिकार होंगे, यह भी यह अधिनियम स्पष्ट करती है। अधिनियम में कुल 328 धाराएं हैं जो विभिन्न प्रकार के प्रावधानों को प्राथमिकता देती है। कानून में लिव इन रिलेशनशिप पर बड़ी बात की गई है। इसमें कहा यह गया है कि लिव इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन अब अनिवार्य है। अगर इस अवधि में बच्चा पैदा होता है तो वो संतान वैध माना जाएगा। उसे वो सभी अधिकार प्राप्त होंगे जो किसी वैध संतान को होते हैं। इसमें निषेध डिग्री के भीतर वर्णित संबंधों को लिव इन में रहने की अनुमति नहीं है। यह उन पर लागू नहीं होगा जिनकी रूढ़ी और प्रथा ऐसे संबंधों में उनके विवाह की अनुमति देती हो। यद्यपि ऐसी रूढ़ी और प्रथा लोक नीति और नैतिकता के विपरीत नहीं होनी चाहिए। लिव इन पंजीकरण न करने के लिए 3 माह की सजा और 10,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया है। और वहीं गलत जानकारी देने अथवा नोटिस देने के बाद भी जानकारी नहीं देने पर 6 माह के कारावास और अधिकतम 25,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया है। यदि कोई पुरुष ऐसी महिला को छोड़ देता है जो उसके साथ लिव इन में रह रहा था तो ये बता दूं आपको साफ साफ कि उसे भरण पोषण देना होगा। मतलब महिला भरण पोषण की मांग कर सकती है, जैसा कि कोई शादीशुदा महिला अपने पति से भरण पोषण की मांग करती है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में इतनी तरह की महत्वपूर्ण बातें हैं। यूं तो ये बहुत बड़ा कानून है, जैसा मैंने बताया 328 धाराओं के साथ एक बहुत बड़ा कानून ये तैयार हो गया है। देखना यह है कि इसमें कौन सी बात केंद्र की सरकार लेकर आती है और यूनिफॉर्म सिविल कोड जो सेंट्रल गवर्नमेंट लाएगी उसमें शामिल करती है। इसमें कौन सी बातें हैं जो आपको लगता है कि सही नहीं है और कौन सी बातें और हैं जो जुड़ जानी चाहिए थी, जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और साथ ही ये भी बताइए कि क्या आप और कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को जानना चाहते हैं जो उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड का भाग है। जुड़े रहना है आपको अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से। जानते समझते रहिए देश दुनिया के कठिन कानूनों को आसान शब्दों में। नमस्कार, जय हिंद।